सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में हम अपना अधूरा अध्याय बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। बस की यात्रा में हमने पढ़ा अभी तक कि लेखक और उसके साथीगण जब सब बस में बैठने के लिए जाते हैं और स्थिति ये है कि उन्हें सब जने मना करते हैं कि बस में नहीं जाना है, ये बस डाकिन है। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो विदा आए देने वाले जो भी रिश्तेदार हैं उनकी आंखों से ऐसा प्रकट होता है कि जैसे वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि भाई आना जाना लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा। यानी एक दिलासा देती हुई सी आंखें हैं कि अब जो कुछ भी होने वाला है आपके साथ उसके जिम्मेदार अब आप ही हैं। खैर, जो होना होता है सो हो जाता है। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी भी आश्चर्यचकित हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि बस चलेगी भी सही। और स्थिति जो भी रही, बस के हिस्सेदार को जब ये पूछा जाता है कि बस चलेगी क्या, तो बड़े इत्मीनान से और गर्व के साथ हिस्सेदार कहता है चलेगी और अपने आप चलेगी। यानी इतनी खस्ता हालत होते हुए भी हिस्सेदार को अपनी बस पर पूरा विश्वास है, गर्व है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए वो विश्वास करके बैठ भी जाते हैं। बस स्टार्ट भी हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद जो उन लोगों की स्थिति होती है कि उन्हें लगता है कि बस का जो इंजन है वो उन्हीं की सीट के नीचे है, ऐसी जो स्थिति है। और जो कांच बचे हुए हैं खिड़कियों के, उनसे यात्रियों को बचना है, यानी वो कभी भी निकल के उनके ऊपर गिर जाते हैं। ये सब होते हुए भी खैर वो लोग बस में बैठे हैं इत्मीनान से और बस स्टार्ट होकर रवाना हो चुकी है। अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी, घटना, लेख, वैसे है ये लेख ही है, लेकिन एक लेख का माध्यम एक घटना को बनाया गया है। तो वही घटना हम जानने जा रहे हैं कि बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस रवाना हो गई है और लेखक ने जो बस का वर्णन किया है वो बहुत ही रोचक अंदाज में किया है और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को इसका हिस्सा बनाया है। लेखक कहते हैं कि बस सचमुच चल पड़ी, यानी कि बस वास्तव में चल पड़ी और बस के चलते ही उन लोगों को लगा कि यह बस गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन हुआ था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, या असहयोग आंदोलन जिस भी नाम से पढ़ा आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि जब वो आंदोलन हुआ तब ये बस जवान थी। बस की स्थिति को देखकर पहले ही लेखक बता चुके हैं कि हमारे मन में उस बस के लिए श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े थे और वो बस बड़ी वयोवृद्ध थी, यानी कि वो बहुत बूढ़ी बस थी। तो वो बूढ़ी बस की अतीत को याद करके कह रहे हैं कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बस उस वक्त जवान थी। ठीक है। और अब जो स्थिति है वो उसका जो अनुभव लिया
अपनी जवानी का जो बस ने अनुभव लिया है, उस अनुभव को वो अभी हमारे सामने प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। सीट का मतलब, कहने का मतलब कि बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी एक साथ मिलकर काम न करना, एक दूसरे के विपरीत जाकर कार्य करना। तो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी यानी शरीर, बस की जो पूरा ढांचा है, पूरा जो शरीर है वो। सीट का, अब जो पूरी बस के अंदर जो सीटें हैं वो बॉडी से असहयोग कर रही है, यानी बस आगे जा रही है, सीटें पीछे चल रही है, सीटें आगे पीछे हुए जा रही है। ठीक है। कब और उस कैसा लग रहा है लेखक को कि या कभी तो हमें क्या लग रहा है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, यानी बस को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। कभी क्या लग रहा था कि बॉडी आगे भाग रही है, और लगभग कुछ दूरी तय करने के बाद ये सारा भेदभाव मिट गया। मतलब ये जो एक पशुपेश की स्थिति चल रही थी ना कि सीट आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है। ये सारा भेदभाव खत्म हो गया था। अब तो खाली क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि बैठने वाले यात्री बस की सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। यही चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। हिस्सेदार का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मतलब जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं उनको हिस्सेदार कहते हैं। पार्टनरी में जो कार्य करते हैं। ठीक है। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस थोड़ी ही दूर आगे चली ही थी कि अचानक बस रुक गई। पता किया कि क्या हुआ, तो पता चला कि बस इसलिए रुक गई है क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब आप सोचो, पेट्रोल की टंकी में छेद होना, यानी इतनी मजबूत टंकी है लेकिन वो भी इतनी घिस चुकी है कि उसके अंदर छेद हो गया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको पता ही है कि पेट्रोल उस टंकी में रुकने वाला नहीं है, तो उसका भी जुगाड़ ड्राइवर ने तुरंत कर लिया। उसने तुरंत एक बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और बगल में रखा नली डालकर इंजन में भेजने लगा। इंजन की तरफ आप लोगों ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पाइप के जरिए एक जगह से पानी दूसरी जगह भेजना। अब उस वक्त ये सारी सुविधाएं मिल जाना, बस के अंदर बाल्टी भी मिल जाना, बगल में व्यवस्थित एक जगह नली रखी हुई है वो भी मिल जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की टंकी बहुत ही घल सी चुकी है और बार बार ऐसी स्थिति आती है कि वो पेट्रोल की टंकी ठीक कराते हैं फिर उसमें छेद हो जाते हैं, इसलिए वो जुगाड़ का इस तरीके का सामान अपने साथ रखते हैं। ठीक है। ये देखकर अब जब लेखक और उसके हिस्सेदारों ने उसके दोस्तों ने ये देखा तो उन्हें अब लगने लगा था कि थोड़ी देर बाद शायद जो हिस्सेदार है वो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। कि अब तो ये लगने लगा था कि वो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मतलब इतना होने के बाद भी वो हिस्सेदार को इतना निश्चिंता से बैठे हुए देख रहे हैं, यानी कि वो अभी भी उस बस के ऊपर भरोसा करते हैं और वो निश्चिंत है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो मैंने सारे जुगाड़ कर रखे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे अब उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। लेखक की कैसी स्थिति हो गई थी कि जो बस
एक निश्चित रफ्तार, पहले से वो धीरे ही चल रही थी, लेकिन जब स्थिति ये हो गई कि मैं बाल्टी में पेट्रोल भरकर इंजन तक पहुंचाने पड़ रहा था, तो उसकी रफ्तार थोड़ी और कम हो गई। ठीक है। और जो बस चली थी उस वक्त, जो बस की स्थिति थी कि बस का पुर्जा पुर्जा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहा था। तो लेखक कह रहा है कि मुझे अब बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, भले ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, कुछ भी। और जो शाम के समय प्रकृति यानी बाहर के वातावरण का जो दृश्य था वो बड़ा लुभावना था, लेकिन फिर भी उनसे लेखक डर रहा है। ठीक है। बता रहे हैं लेखक कि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पक्षी बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन पेड़ को अपना क्या समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि लेखक को लग रहा था कि जो पेड़ आ रहा है सामने, ये बस उससे टकरा जाएगी। यानी बस क्या है, एक जैसी सीधी नहीं चल रही है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। तो वह उसे हर समय ये लग रहा था कि ये पेड़ टकरा जाएगा, हम पेड़ से टकरा जाएगी। अगर एक पेड़ निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, अब इससे भी निकल जाए तो ठीक, नहीं तो हम इससे टकरा जाएंगे। अगर कहीं नदी या झील वगैरह दिख जाती तो लेखक को लगता है कि बस इसी में गोता लगाने वाली है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर की तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी सुनसान और भयानक। बियाबान यानी बहुत घना जंगल जो सुनसान है, चारों तरफ कोई भी नज़र ना आए, ऐसा। तो इतना सब कुछ हो गया, लेखक बस में बैठा बैठा डर रहा है कि अचानक फिर बस रुक गई है और ड्राइवर तरह तरह की स्थिति कर रहा है, तरह तरह से वो देख रहा है कि किसी तरीके से बस रवाना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। बस स्टार्ट नहीं हो रही है। लेखक कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि बड़ी विनय, सविनय क्या, सविनय यानी विनम्रता के साथ, अवज्ञा यानी आज्ञा को न मानना। आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आता है, किसी बात के लिए सब एकजुट होकर तैयारी करें अपनी बात मनवाने के लिए और उसके लिए हड़ताल कर दें तो उसे आंदोलन कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और इतना सब होने के बाद भी कंपनी का हिस्सेदार क्या कह रहा है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। ठीक है कि यार बस तो बस फर्स्ट क्लास है, बस बहुत फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बस आज ये स्थिति है तो ये क्या है, एक संयोग मात्र है। इत्तेफाक यानी संयोग, ठीक है ना, तो कि संयोग की बात है। ठीक है। और ऐसे बियाबान जंगल में जब बस खड़ी है, क्षीण चांदनी में, है ना, क्षीण यानी कमजोर, कमजोर चांदनी में यानी रोशनी आ रही है लेकिन बहुत चांद पूरा नहीं है, तो चांदनी भी पूरी नहीं है, रोशनी भी पूरी नहीं है, हल्की हल्की झिनी झिनी से जो रोशनी आती है उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि ऐसे चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे जो बस खड़ी है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, यानी बड़ी दया के लायक हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर आकर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें ग्लानि होना है ना, हमको पश्चाताप हो रहा था कि इसी वृद्ध जो बस है उसके ऊपर लद कर, यानी हम उसके ऊपर बोझ बनकर उसके ऊपर बैठकर हम यहाँ तक आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी मर जाना, प्राण निकल गए, प्राणों का अंत हो गया। ठीक है। प्राणांत यानी प्राण प्लस अंत, संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि। ठीक है।
स्वर संधि है और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है। प्राण प्लस अंत, अगर प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, प्राणांत यानी इसके प्राण निकल गए तो इस बियाबान में यानी ऐसे सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि यानी इसका क्रियाकर्म, फ्यूनरल जिसको कहते हैं, करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। वह पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। ठीक है, आगे लेखक अपने लेख में बताते हैं कि इतना सब हो गया और हमें डर लग रहा था कि उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी बियाबान में। तभी हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, यानी कि वाकई में स्थिति यही आ गई कि आगे जो ऊपर लेखक ने कहा है कि वो इंजन को गोद में लेकर बैठ जाएंगे, तो हिस्सेदार बस की एक एक कमी से वाकिफ है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उसका इंजन खोला और उसमें कुछ सुधारा। उन्हें पता था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, तो तुरंत इंजन खोल दिया और उसमें से जो कमी आ रही थी उसको सुधार लिया। उसके बाद बस वापस स्टार्ट हुई, आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। अब जो चाल पहले ही कम हो गई थी, अब जो चल रही है वो और धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ठीक है, अब वो वृद्ध है, बस बिल्कुल वृद्ध अवस्था में है। तो जिस तरीके से बूढ़े व्यक्तियों की आंखों की रोशनी कम हो, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र होती जाती है, आंखों की रोशनी कम होती जाती है, वैसे ही बस की स्थिति हो रही है कि जैसे जैसे बस आगे चल रही है और समय निकल रहा है, वैसे वैसे उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। उसकी लाइटें जो हैं, हेडलाइट जो हैं, उनकी रोशनी कम होने लगी। यहाँ पर वृद्धा के आंखों की ज्योति जाने लगी से मतलब उसकी जो हेडलाइट है उसकी रोशनी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, और वो जो चांदनी थी वो रास्ता टटोल कर आगे बढ़, टटोलना है ना, कुछ ढूंढते ढूंढते। अब निश्चित है कि अगर गाड़ी की हेडलाइट नहीं है, अंधेरा हो गया है, तो ड्राइवर बहुत ध्यान से आगे देखते देखते चलेगा। आगे देखते देखते है ना, बहुत ध्यान से, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए, तो वो बहुत ध्यान से धीरे धीरे रेंग रेंग कर, यानी धीरे धीरे रेंग रेंग कर, यानी रेंग रही थी मतलब धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। ऐसे अंधेरे में अगर वो कोई गाड़ी देख लेती आगे पीछे से आने वाली, तो वो साइड में खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। उन गाड़ियों को क्या कहती, बड़े अनुभव के साथ, या वृद्धा अपनी जो उम्र का तकाजा था, अपने उम्र का जो गर्व था, उस साथ लेखक को लग रहा है कि वो रुक कर ऐसा कहना चाहती थी कि निकल जाओ बेटी, अपनी अब ये उम्र निकलने की या तुम्हारे साथ तेज भागने की नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। आगे लेखक पढ़ रहे हैं, लेखक लेख में बता रहे हैं कि हम थोड़ा आगे चले ही थे कि एक पुलिया के ऊपर, छोटे छोटे पुल जो होते हैं, पुलिया है ना, नदी के ऊपर एक तो बड़े से पुल होते हैं, वो पुल कहलाते हैं, और जो छोटे छोटे से आपने भी रास्ते में कहीं देखे होंगे, छोटी छोटी जो पुल होते हैं थोड़े थोड़े से, तो उनको क्या कहते हैं, पुलिया। तो लेखक कह रहा है कि एक पुलिया के ऊपर जाकर पहुंची ही थी कि एक टायर फिस से बैठ गया। फिस करके बैठ जाना है ना, टायर पंचर हो गया था। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, यानी बस में, पूरी बस में एक ज़ोर से झटका लगा, वाइब्रेशन हुआ और वह थम गई, यानी रुक गई। मतलब टायर इतने ज़ोर से फटा है कि लेखक कह रहा है अगर वो स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना
दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते रहते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बहुत अच्छा कटाक्ष है यहाँ पर कि जब टायर इस तरीके से फट गया, पंचर हो गया और बस इतनी स्पीड से हिलकर बंद हो गई, जहाँ लेखक अनुमान लगा रहे कि अगर स्पीड में होती बस तो हम सब नाले में गिर जाते। जब ऐसी स्थिति देखी तो लेखक के बस के लिए नहीं, बस के हिस्सेदार के लिए भी एक श्रद्धा भाव जाग गया। और ये श्रद्धा भाव क्यों जागा कि बस की स्थिति को हिस्सेदार जो है भली भांति जानता है कि बस पूरी तरीके से झरझर हो चुकी है, उसकी वजह से किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। उसके बावजूद यात्रियों को दिलासा देने के लिए और अपनी बस को अच्छी बताने के लिए और कमाई के पीछे, पैसों के पीछे वो इतना पागल है कि बस का सही नहीं करवा रहा है वो बस को, और उस बस में लगातार चले जा रहा है। आज आप और हम होते हैं तो अगर कोई चीज़ ऐसी खराब हो रही है कि जिसकी वजह से हमारे जान जाने का डर है, तो हम लोग पहले उस चीज़ को सही करवाएंगे, हम उस वक्त पैसों की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन लेखक के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है? पैसा है। उस बस से होने वाली कमाई उसके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह उस कमाई के पीछे अपने प्राणों को भी हथेली पर लेकर चलता है, अपने प्राणों को भी गंवाने से नहीं डरता है। उसे पता है कभी भी कोई भी हादसा हो गया तो हो सकता है मेरी जान पर खतरा है, लेकिन वो इसको अनदेखा करके चल रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी बलिदान, उत्सर्ग यानी अपने प्राणों को त्यागने के लिए आतुर होना या बलिदान करना, उत्सर्ग। ठीक है, तो उत्सर्ग की यानी बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ यानी बहुत ही मुश्किल से मिलना। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये सारी बातें कटाक्ष की है, मतलब टेढ़ी बात कर रहे हैं लेखक। ठीक है, लेखक कहते हैं कि इस हिस्सेदार को किसी क्रांतिकारी नेता, आंदोलन का नेता होना चाहिए, कि मतलब जो अपने प्राणों का बलिदान करने से नहीं घबराए, ऐसा व्यक्ति है वो, तो उसे निश्चित ही किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता, यानी वो आगे मोर्चे पर डट कर लड़े, ऐसा नेता होना चाहिए। आगे लेखक सोचते हैं कि अगर ये बस अभी नाले में गिर जाती और हम मर जाते, तो मरने के बाद जब हम ऊपर जाते भगवान के यहाँ, तो सारे देवता क्या करते? इस हिस्सेदार का स्वागत करते कि इसने मरना मंजूर किया, लेकिन अपने बस के टायर बदलना मंजूर नहीं किया। वह चाहता तो अपने बस के टायर बदल कर बस के जीवन को लंबा कर सकता था और खुद के जीवन को भी वो लंबा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर लाना है। प्रयाण यानी गमन कर जाना। प्रयाण यानी एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर जाना, चले जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंताएं जाती रहीं, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक ने अपने अंतिम पैराग्राफ में बताया है कि लेखक ने कहीं से दूसरा घिसा टायर निकाला और लगा दिया। लेखक ने क्या, हिस्सेदार ने लगा दिया, बस फिर चल पड़ी। लेकिन अब जब स्थिति ऐसी हुई कि बस फिर चली है, तो लेखक और उसके दोस्त जो हैं कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उन्हें पन्ना पहुंचना है, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। ठीक है, उन्हें पन्ना या किसी और जगह पहुंचने की उम्मीद ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब हमारी मंजिल आएगी, तब तक तो क्या होगा, हमारा पूरा जीवन कट जाएगा।
ये जो लाइन दी है ना, जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है कि मतलब बस इतनी धीरे चल रही है और इसमें इतनी अड़चनें आने वाली है कि अब हमारी ज़िंदगी जो है वह इसी बस में निकलेगी और इसके बाद जो दूसरे लोक में हम जाएंगे, मृत्यु के बाद जो माना जाता है कि हम परलोक में जाएंगे, तो उस लोक के लिए हम प्रयाण कर जाएंगे, यानी उस लोक के लिए हम रवाना हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो गया, यानी घर पहुंचने की जो बेताबी है, बेचैनी है और बस की स्थिति को देखकर जो मानसिक तनाव हम झेल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमने सोच लिया, लेखक और उसके दोस्त क्या सोचते हैं कि बस अब बस में ही हमें बैठना है, बस में ही हमें चलना है, बस में ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है और इस वजह से हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से वो सब लोग निश्चिंत होकर, जब हमें परिणाम मालूम हो जाता है तो इंसान का संघर्ष खत्म हो जाता है, इंसान की बेचैनियाँ खत्म हो जाती है, मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं खत्म हो जाती है। तो वही स्थिति लेखक और उसके साथियों की आ गई है और इसलिए वो क्या कह रहे हैं, हम इत्मीनान यानी शांति से, निश्चिंत होकर, जैसे घर में बैठते हैं वैसे ही उस बस में बैठ गए और आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक चालू हो चुका है हमारा। ठीक है, उन्हें अब अपनी मंजिल का कोई इंतज़ार नहीं है। उम्मीद है कि आप सबको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।